बग्गा साहब, स्वागत है आपका। कल अमेरिका में जो ये 41 साल के ऊपरी लेवल पर महंगाई आई है, और उसके लिए इस पे मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि ये तो इसके लिए तो पुतिन साहब जिम्मेदार हैं। तो पुतिन साहब हैं क्या? है तो कितने जिम्मेदार? 70% उन्होंने बताया, उतने ही है, कम है, ज़्यादा है। और, और दूसरा सवाल सर ये है कि फिर क्या मई के महीने में ब्याज दरें आधा परसेंट बढ़ जाएगी वहाँ पर? दूसरा दूसरा सवाल आसान है, वो तो लगभग तय है। जी। 50 बेसिस पॉइंट 0.5% अमेरिका में कीमतें बढ़ जाएंगी 3 तारीख की फेड की बैठक में। अब पुतिन साहब कितने जिम्मेदार है ये तो देखिए। अब नवंबर की इलेक्शंस है अनिल जी, और इस तरह के जैसे इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, वो कह रहा था अमेरिका मुझे हटा रहा है। थैंकफुली उसने ये नहीं कहा कि इंडिया हटा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा होता कि वो हमें इतना सक्षम समझ रहा है। तो वैसे ही बाइडेन भी पुतिन को ही देंगे, बट प्रॉब्लम तो है, और लग रहा है कि डेमोक्रेट्स हारेंगे नवंबर की जो उनकी पार्लियामेंट की इलेक्शंस हैं। तो काफी घातक सिद्ध हो सकता है ये जो इन्फ्लेशन है बाइडेन की प्रेसिडेंसी के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर उनकी मेजोरिटी गई तो ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाएंगे। अब ये जरूर है कि यूक्रेन के युद्ध से जो 24 फरवरी को शुरू हुआ, उससे तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी, बाकी कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी। बट ये मल्टीपल साइकिल का पार्ट था, ये हम देख नहीं पाए पिछले साल कि यूक्रेन का एक युद्ध होगा, इससे और कमोडिटीज बढ़ेंगी। बट ये तो ओवरऑल तो ट्रेंड अपवर्ड्स था, यही हो गया कि तेजी से बढ़ गया। अब ये 70% पुटिन है या 50% है, ये तो आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो कह रहे हैं। वैसे देखें तो अमेरिका 10 मिलियन बैरल दिन के खुद उत्पादन कर रहा है, 13 मिलियन उनकी खपत है। तो वो कंपनीज पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं प्रेशर के, कम कर सकें कीमत अगर वो चाहें तो। भारत जैसा नहीं है कि 85% बाहर से आता है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओएनजीसी को थोड़ा बहुत सरकार विवश करती है रेट्स कम करने के, बट ज्यादातर तो बाहर से आ रहा है। बट अमेरिका का अलग है। तो ये सारे विश्व में ऐसा होगा अनिल जी के अननोन फॉरेन हैंड को आप ब्लेम करिए अपने इलेक्शंस के लिए, और वही चल रहा है अमेरिका में भी। सर, अब हमारे यहाँ भी तो महंगाई बड़ी तगड़ी बढ़कर आई, 7.5% के आसपास है। और फिर ये एक और ऊपर से बॉन्ड यील्ड्स 7.15% यानी 7.25% की तरफ बढ़ रही है 10 साल की हमारी। क्या करें सर, यहाँ पर भी ब्याज दरें बढ़ेंगी क्या इस बार? ये डर है। कैसे देखना चाहिए? जी अनिल जी, लग रहा है कि जून में एटलीस्ट पॉलिसी टाइटनिंग की बात हो सकती है। अगर रेट भी बढ़ जाए 25 बेसिस पॉइंट, वो भी काफी अब प्रोबेबिलिटी आ रही है जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। और मार्च का जो इन्फ्लेशन फिगर आया, उसमें आपको एक चीज जरूर देखनी है कि पेट्रोल की कीमतें पूरी नहीं बढ़ी थी। पेट्रोल की कीमतें 10 मार्च के बाद बढ़ना शुरू हुई, लगभग 13 या 14 मार्च से 80 पैसे प्रतिदिन बढ़ना शुरू हुई। तो मार्च में पूरा नंबर नहीं आया इन्फ्लेशन का, और अप्रैल का नंबर और तेज आएगा। आरबीआई ने जो नंबर दिए पिछली पॉलिसी में पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा कि पहली तिमाही इस साल के वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.3% दिख रही है इन्फ्लेशन, फिर धीरे धीरे कम होने लग जानी चाहिए। बट अभी हमारा जो एस्टिमेट है कि हो सकता है जून की पॉलिसी में एक 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक आ जाए आरबीआई से, और उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा हर पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट हाइक का। क्योंकि ग्लोबली अगर रेट्स बढ़ रहे हैं, आज सवेरे न्यूजीलैंड के बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया, 1% से 1.5% किया। तो ये परसेंटेज वाइज अगर आप देखें अनिल जी, 33% हाइक किया है। तो काफी उससे मार्केट्स हिले। आज बैंक ऑफ कनाडा की बैठक है आज शाम को, वहां पे रेट हाइक है। कल कोरिया का बैंक मीट कर रहा है सवेरे, और कल शाम को ईसीबी की बैठक है। ईसीबी नहीं करेगी, बट उन पे प्रेशर बहुत है, 7.5% उनकी भी इन्फ्लेशन आ गई है। तो ईसीबी पे प्रेशर है कि एटलीस्ट वो क्यूई बंद करें। बट सबसे अहम तो रहेगा फेड की बैठक। और आज भी दो फेड के प्रेसिडेंट्स का वक्तव्य है।
यही क्लियर हो रहा है। कल बुलार्ड और ब्रेनार्ड इन दोनों ने कल बातचीत की, उन्होंने काफी क्लियर कहा कि हम पीछे रह गए, कर्व के पीछे रह गए, अब हमें कैचअप करना है और जितनी जल्दी हम पॉलिसी को न्यूट्रल बना दें उतना ही अच्छा है। तो लगभग तय है कि मई, जुलाई और सितंबर ये 3 में 50 बेसिस पॉइंट हाइक्स आ सकते हैं फेड में, और उसके चलते भारत के रिजर्व बैंक को भी मूव करना पड़ेगा। तो जून में अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट भारत में भी रेट हाइक आ जाए। पिछले 3 दिनों से हम एक काम कर रहे हैं जिस पे आपकी राय लेनी है, हम सही कर रहे हैं कि गलत, तो आप ही गाइड कर सकते हैं सर। ये हमने 3 दिनों से काम ये किया है, सोम मंगल बुध आज, तीनों दिन हमने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर हेडलाइन नहीं बनाई है। मतलब अब मतलब है ना, लोगों को मतलब लग ही नहीं रहा कि युद्ध चल रहा है, या चल रहा है तो चल रहा होगा। मतलब सब लोगों ने बेरुखी कर लिए, जो उनको समझाने वाले, सुलह करवाने वाले, लड़ाने वाले, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सो अब बड़ा सवाल दो तरीके से, पहला वैसे तो आप बता ही चुके हैं कि लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, क्या सॉल्यूशन होने वाला है, दूसरा क्या मार्केट के लिए अब ये नॉन इवेंट हो चुका है पूरा? जी, मार्केट के लिए नॉन इवेंट हो गया, पचा लिया गया है, कमोडिटीज की प्राइसेस में आ गया है। दूसरा, बहुत थकान हो गई है सबको इससे, एक्सेप्ट बहुत है तो संवेदनशील मामला है। यूक्रेन में इतने लोग मारे जा रहे हैं और दोनों ही कंट्रीज के रशियन सैनिक भी मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के सैनिक और सिविलियन, और उनकी सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है, तो है तो संवेदनशील। बट ये लंबा खिंचेगा और ये ग्रेट पावर की राइवलरी चल रही है। अब यूक्रेन के कंधे पे बंदूक लगा के, कल अमेरिका ने बोला $750 मिलियन डॉलर्स के और हथियार वो प्रदान करेंगे यूक्रेन को। पुतिन ने कहा है कि शांति वार्ता का कुछ लाभ नहीं है और हम जीत के रहेंगे। नया कमांडर अपनी आर्मी का पुतिन ने नियुक्त किया है, और जिस तरह से इन्होंने चेचनिया में बमबारी करके उसको तहस नहस करके पूरा टेक ओवर किया था, लगता है वो होगा। तो बहुत संवेदनशील है, बट अब मार्केट्स के लिए, मार्केट्स ने पचा लिया, आगे बढ़ गया है। ये इतना हो गया अनिल जी के भारतीय न्यूज चैनल आप देखिए, यूक्रेन पे इतनी कवरेज होती थी कि भारत की खबर देखने के लिए आपको इधर उधर देखना पड़ता कि कहां से भारत की खबर मिले। CNN और भारतीय न्यूज चैनल्स में कोई फर्क नहीं बचा था। मार्केट्स ने पचा लिया है। इससे बड़ा अब जो संकट मार्केट के लिए है वो है इंटरेस्ट रेट्स का। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और अनिल जी 1980 से जो रेट्स गिरे 2020 तक, ये 40 साल का एक सुपर साइकिल था रेट्स कटने का। अगर आप देखें, मैंने यूएस सिविल वॉर से एनालाइज किया अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स को। 1865 से सिविल वॉर के दौरान रेट कटने शुरू हुए, 1900 तक रेट कटते गए, फिर 1920 तक रेट बढ़े, फिर स्पेनिश फ्लू आया यूएस में, रेट कटने शुरू हुए, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, 1946 तक रेट घटे, और फिर रेट्स बढ़ने शुरू हुए बड़ी तेजी से, जो कि 1980 तक निकल गया पूरा। और वॉल्कर शॉक कहते हैं अनिल जी, जो 1980 में पॉल वॉल्कर थे फेड के हेड, वॉल्कर शॉक उन्होंने मार्केट्स को दिया। जो रशिया ने अभी किया था, इंटरेस्ट रेट उन्होंने 20% कर दिया था, 20% का रेट था। मुझे याद है जब मैंने 1990 में काम करना शुरू किया, भारत में आपको 1 साल का फिक्स डिपॉजिट 14% में मिल जाता था। मैंने अमेरिकन डॉलर और स्टर्लिंग के डिपॉजिट्स बेचे हैं एनआरआई कस्टमर्स को 12% 11% पे भी 1990 में। तो इस तरह के रेट थे। इन्फ्लेशन अगर 40 साल पहले पहुंच गया है, क्या रेट्स कहां तक जाएंगे ये मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता। फेड बिल्कुल गलत रहा है। पिछले अप्रैल में आपके शो पे ही मैंने कहा था अनिल जी, जो फेड की एनालिसिस दिखा रही है 2023 तक इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं दिख रहा। तो 2 साल है हमारे पास, 1 साल हमारा अच्छा निकल गया, बट अभी जिस तरह से रेट हाइक आने वाले हैं उससे किसी को नहीं पता। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो 1980 में मार्केट्स में थे और आज भी मार्केट्स में हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस तरह का रेट हाइक साइकिल नहीं देखा। एक बहुत बड़ा रेट हाइक साइकिल आने वाला है, जो 10-20 साल का रेट हाइक साइकिल हो सकता है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। क्या बात है, इतना बड़ा वाला, गजब। मतलब ये तो काफ़ी
बड़ा रेट साइकिल हो गया ये। 10-20 साल। सर इतना बड़ा कह रहे हैं आप? जी देखिए, ये जापान का लोग कहते हैं कि 1990 से रेट उन्होंने काटे और नीचे ही गए, बट उनकी इकोनॉमी कहाँ गई? तो या तो जापानिफिकेशन हो गया है विश्व भर का। आज के दिन में अनिल जी 25 ऐसे देश हैं जिनका टोटल डेट टू जीडीपी, मतलब पूरा आप लोन ले लीजिए, हाउस होल्ड का, सरकार का और कॉरपोरेशंस का, 300% से ज्यादा है। 1980 में कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसका इतना हाई डेट था। दूसरा, अगर आप देखें फाइनेंशियल एसेट टू जीडीपी, ये आंकड़ा हम देखते हैं जो आप बफेट इंडिकेटर बोलते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी, हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं। एक मैक्रोस में हम इकोनॉमी में अनिल जी ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट का कितना बड़ा रेशियो है, फाइनेंशियल एसेट टू जीडीपी। ये 1980 में 1 गुना था। तो अगर 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी ग्लोबल, 20 ट्रिलियन का फाइनेंशियल एसेट था। आज ये 4 गुना हो गया। तो अगर 80 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी है, आपका 320 ट्रिलियन डॉलर्स का बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब मिला के है। इस पे आप डेरिवेटिव्स लगा लीजिए तो बेइंतहा है, आप कर ही नहीं सकते कैलकुलेट। इस माहौल में आप रेट्स बढ़ाने जाएंगे तो क्या खतरा आता है ये किसी को नहीं पता। ठीक बात ये है। इसलिए, और रेट बढ़ाने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। यही बड़ी चीज है। हम यही होप करते हैं कि Right. 1-2% के रेट हाइक से काम चल जाए, नहीं तो फिर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत खतरा हो जाता है रेट्स अगर और इससे ज्यादा बढ़ते हैं।